नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। नमस्ते। आज के इस एनालिसिस में हम एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ को डिकोड करने वाले हैं जिसने ग्लोबल मार्केट्स में हलचल मचा दी है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात का सऊदी अरब और ओपेक से दूरी बनाना। देखिए, ये कोई रूटीन खबर नहीं है। एक ऐसा जियोपॉलिटिकल भूकंप है जिसका सीधा असर दुनिया भर के बाजारों और अल्टीमेटली हम और आप जैसे आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर मिडिल ईस्ट में चल क्या रहा है। आज के इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। दी ओपेक एग्जिट, कार्टेल की हिस्ट्री, ऑयल कोटा विवाद, छिपे हुए जियोपॉलिटिकल टेंशन और आखिर में सबसे जरूरी, इसका ग्लोबल और भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है दी ओपेक एग्जिट, एक जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक। अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस के जो ट्रेडिशनल एग्रीमेंट्स हैं उनसे अलग होकर अपना तेल इंडिपेंडेंटली बेचने का सिग्नल दिया है। इसका मतलब है कि 12 मेंबर्स वाला ये जो पावरफुल ग्रुप है वो अब कमजोर पड़ता दिख रहा है। और ये बगावत कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये सीधे तौर पर ग्लोबल एनर्जी मार्केट और सप्लाई चेन पर सऊदी अरब के ऐतिहासिक कंट्रोल को चैलेंज कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, हिस्ट्री ऑफ द कार्टेल, ओपेक का उदय। आखिर ये दरार इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जरा इस डेटा पर गौर कीजिए। दुनिया के जितने भी नोन ऑयल रिजर्व्स हैं उनका 80% ओपेक देशों के कंट्रोल में है। और अगर हम इनके ओपेक प्लस सहयोगियों को भी मिला लें तो ये पूरी दुनिया का लगभग 60% तेल प्रोड्यूस करते हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक ऐसा एकाधिकार है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपने इशारों पर नचा सकता है। पर यह पावर इन्हें रातों रात नहीं मिली है। इस टाइमलाइन को देखिए। 1960 में बगदाद में ये ग्रुप बना था ताकि वेस्टर्न कॉर्पोरेट मोनोपोली से बचा जा सके। 1967 में यूएई इसमें शामिल हुआ। 1973 के योम किप्पुर वॉर के टाइम इन्होंने दुनिया को दिखाया कि तेल को एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब 2026 के लिए यूएई ने अपना खुद का इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन टारगेट सेट कर लिया है। मतलब पूरी डायनामिक्स बदल रही है। हिस्ट्री से आगे बढ़कर अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द ऑयल कोटा डिस्प्यूट। ये वो विवाद है जो हमें सतह पर दिखाई दे रहा है। ओपेक का पूरा सिस्टम एक कोटा सिस्टम पर चलता है। सऊदी अरब हमेशा चाहता है कि सप्लाई को आर्टिफिशियली लिमिट किया जाए ताकि ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें हाई रहें। लेकिन दूसरी तरफ यूएई का लॉजिक बिल्कुल अलग है। वो चाहते हैं कि दुनिया के पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट होने से पहले वो ज़्यादा से ज़्यादा तेल बेचकर मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर लें। उनका मानना है कि जब फ्यूचर ग्रीन एनर्जी का ही है तो हम अपना तेल ज़मीन के नीचे बचाकर क्यों रखें। इस चार्ट से आपको दोनों के बीच का क्लैश एकदम क्लियर हो जाएगा। सऊदी अरब, जो इस ग्रुप का अनऑफिशियल लीडर है, वो रोजाना करीब 9 मिलियन बैरल्स प्रोड्यूस करता है। वहीं यूएई अभी लगभग 2.9 मिलियन बैरल पर है, लेकिन उनका टारगेट 2026 तक इसे 5 मिलियन बैरल पर ले जाने का है। और सऊदी अरब उन्हें ऐसा करने की परमिशन नहीं दे रहा है। बस यहीं से असली फ्रिक्शन शुरू होता है। लेकिन यहां हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या ये इतना बड़ा कदम सिर्फ तेल के कोटे की लड़ाई है, या फिर ये कोटा डिस्प्यूट उस बड़े से आइसबर्ग का सिर्फ टिप है। और यहीं से जुड़ता है हमारा सेक्शन 4, हिडन जियोपॉलिटिकल टेंशंस। सतह के नीचे जो चल रहा है वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। अगर हम इनकी रणनीतियों का एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्ट मैप बनाएं तो चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। चलिए इसे दो अलग अलग नोड्स में डिवाइड करते हैं। पहला नोड है सऊदी अरब। इनका मेन मोटिव सप्लाई को कंट्रोल करना है। ये द लाइन जैसे फ्यूचरिस्टिक मेगा प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं ताकि दुबई को टक्कर दे सकें। और इनका अलाइनमेंट ट्रेडिशनली पाकिस्तान की तरफ रहा है। अब आते हैं दूसरे नोड यूएई पर। इनका विजन एकदम ऑपोजिट है। ये अपनी ऑयल सेल्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, दुबई के इकोनॉमिक डोमिनेंस को बचाए रखना चाहते हैं। और इन्होंने अब्राहम एकॉर्ड्स के जरिए इजराइल और वेस्ट के साथ नए और मजबूत रिश्ते बनाए हैं। दोनों के रास्ते अब एकदम अलग हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये दरार कई इवेंट्स की वजह से और गहरी हुई है। यमन में सऊदी फोर्सेस ने कथित तौर पर यूएई के एसेट्स पर हमले किए। इसके अलावा जब यूएई पर प्रॉक्सी अटैक्स हो रहे थे तब सऊदी ने उन्हें वो सपोर्ट नहीं दिया जिसकी उम्मीद थी। और तो और पाकिस्तान जैसे देशों ने यूएई को इंपॉर्टेंट पीस टॉक से पूरी तरह बाहर रखा। जाहिर है इन सब चीज़ों ने यूएई को काफ़ी फ्रस्ट्रेट किया। और फिर ये फ्रस्ट्रेशन एक सीधे सीधे फाइनेंशियल रिवेंज में बदल गया। स्टेप 1,
यूएई ने अचानक पाकिस्तान से अपना $3.5 बिलियन का लोन वापस मांग लिया। और फिर आता है स्टेप 2। सऊदी अरब तुरंत बीच में आता है और पाकिस्तान को $3.5 बिलियन दे देता है ताकि वो यूएई का कर्ज चुका सके। ये सऊदी की तरफ से डोमिनेंस दिखाने का एक बहुत बड़ा पावर प्ले था। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। इस पूरे ग्लोबल शिफ्ट में I2U2 अलायंस का रोल बहुत बड़ा है। ये भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये अलायंस यूएई को ट्रेडिशनल मिडिल ईस्टर्न ग्रुप से थोड़ा दूर करके भारत और वेस्टर्न देशों के डिप्लोमैटिक इंटरेस्ट्स के काफी करीब ले आता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 85%। भारत अपनी टोटल ऑयल नीड्स का 85% बाहर से इंपोर्ट करता है। ऐसे में अगर यूएई ओपेक के रेस्ट्रिक्शन से आजाद होकर अपनी मर्जी से तेल प्रोड्यूस करता है, तो वो भारत के लिए एक बहुत ही सिक्योर और लॉन्ग टर्म एनर्जी पाइपलाइन बन सकता है। हाल ही में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब की यूएई विजिट को इसी लॉन्ग टर्म पैक्ट की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। ये एक विन विन सिचुएशन है। भारत को स्टेबल ऑयल सप्लाई मिलेगी और यूएई को एक रिलायबल बड़ा बाजार। और सबसे बड़ी बात, ये डील मिडिल ईस्ट में पावर को पुरानी सऊदी पाकिस्तान धुरी से दूर शिफ्ट कर रही है। तो इन सब बातों के बाद हम एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पर आकर खड़े होते हैं। जैसे जैसे पुराने गठबंधन टूट रहे हैं और नई इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स बन रही हैं, हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहा ये पावर स्ट्रगल ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे नया रूप देगा। जब ये पुराना कार्टेल बिखर रहा है तो ग्लोबल एनर्जी का फ्यूचर आखिर कंट्रोल कौन करेगा? सोचिएगा जरूर।